Progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 9 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है राखी गढ़ी के बारे में। अब राखी गढ़ी क्या है और इस शहर की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, राखी गढ़ी बेसिकली आपके एक विलेज और एक इंपॉर्टेंट सेंटर है आपके हरियाणा स्टेट। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिल्ली पड़ता है। ये आपकी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द मेन साइट जो हमें इंडिया के अंदर मिली है, ठीक है। देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके बारे अगर थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊं, फिर राखी गढ़ी के ऊपर दोबारा आता हूं, ठीक है। फिर न्यूज क्या है उसके ऊपर आता हूं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर है और इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जितनी भी आसपास से इंडस की ट्रिब्यूटरीज पड़ती हैं, इनके आसपास जो शहर बने आज से ऑलमोस्ट 2500 टू 3000 ईयर्स अगो, सॉरी बीसी में, तो ऑलमोस्ट आज से 6000 साल पहले, ठीक है। ये बीसी बिफोर क्राइस्ट को हम रेफर करते हैं। आज जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं बेसिकली 0 साल हम रेफर करते हैं जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था। अब क्योंकि जीसस क्राइस्ट के पहले भी दुनिया एग्जिस्ट करती थी, उन सारे सालों को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। देखो, हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन फैली थी, तो उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जनवरी, फरवरी और जो 2022 है, ये सब कुछ उसी के मुताबिक है, ठीक है। अगर जैसे आप कभी भी इंडिया के अंदर जो कैलेंडर आते हैं ना, कैलेंडर के ऊपर देखोगे ना, एक साइड पे एक चीज लिखी होगी, साका। अगली बार नोटिस करना, साका, और इसके साथ ना साल लिखा होता है। अभी जैसे 1944 चल रहा है, ये साका क्या है? ये जो हमारे देसी महीने हैं, देसी साल है। तो इंडिया का जो कैलेंडर जो इंडिया के लिए फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसे कहते हैं साक कैलेंडर। जो हम ये जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी जीरो से पहले वाले साल हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि ये उल्टी गिनती होती है जीरो तक। तो 10, फिर आपका 9 करते करते जीरो। तो अगर आपका 500 साल पहले आएगा, फिर 300 आएगा, तो साल यहाँ पे जितने पास होते गए, तो उल्टे साल हम मेजर करते हैं। जीरो के बाद से हम 1 2 3 4 करके चल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम 2022 में हैं, उसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2022 साल हो चुके हैं। तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि यहां पे आपका 3000, तो क्राइस्ट के भी बर्थ से 3000 साल पहले ये सिविलाइजेशन यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, आज के इंडस की जो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास। ये जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये जो सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, आज का ये मॉडर्न डे आपका नॉर्थ वेस्ट का एरिया हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है और इंडिया का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सारा एरिया आ गया। यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये सारे एरिया के अंदर ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अब इनका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने क्यों रखा? क्योंकि इनके सारे शहर ना इन नदियों के आसपास ही बेस्ड थे, तो इनका पूरा लाइवलीहुड इन नदियों के ऊपर डिपेंडेंट था। इसी कारण इन्हें हमने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देखो, ये दुनिया में सबसे हैरान कर देने वाली सिविलाइजेशन है, क्योंकि 6000 ऑलमोस्ट आज से 6000 साल पहले ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज बना के बैठे थे जो आज भी हम कई जगहों पे हमारे शहरों में मिसिंग पाते हैं। इन्होंने जो अपने ये मतलब ऐसे नहीं थे, गांव नहीं थे, ये प्रॉपर इन्होंने उस टाइम पे सिटीज क्रिएट की थी, शहर थे प्रॉपर। शहरों की मेन नेचर क्या होती है? देखो, शहरों के मेन फीचर क्या थे? इनके प्लान्ड सिटीज थी, ठीक है। प्रॉपर नक्शे से बनाया जाता था शहर, ठीक है। शहर का ये पूरा शहर है, शहर का एक हिस्सा, कई शहरों में ये फीचर मिला है कि जो वेस्टर्न साइड थी शहर की और ईस्टर्न साइड थी, इनमें डिवीजन थी।
वेस्टर्न साइड छोटी होती थी, थोड़े से ऊंचे एरिया पे बनाई जाती थी। ठीक है, इसके चारों ओर दीवारें बनाई जाती थी इन्वेजन से बचाने के लिए। ठीक है कि तो हमें लगता है यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट्स बैठती होंगी। ये थोड़ा ऊंचा एरिया था और दीवारों से इससे फोर्टिफाई किया हुआ था, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स भी कम है, तो शायद ये कुछ सरकारी बिल्डिंग्स है और ये कुछ कम और कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं बस यहाँ पे। नॉर्मल लोगों के घर यहाँ नीचे होते थे, पर नीचे घरों से पहले इन्होंने भी, जैसे चंडीगढ़ के अंदर जैसे सेक्टर बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी सेक्टर्स एग्जिस्ट करते थे। हर शहर के अंदर जो सड़कें थी वो एग्जैक्टली 90 डिग्री से आके एक दूसरे को मिलती थी, तो बिल्कुल सीधी सड़कें बनाई, तो एंगल्स की इन्हें नॉलेज होगी। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी यहाँ पे ये जो सेक्टर जैसी चीजें बनाई, यहाँ पे जितने घर बनाए, घरों की हमेशा रोड को बैक साइड लगती थी, और किसी को भी इन घरों में जाना है उन्हें पहले सर्किट रोड एंटर करना पड़ेगा, फिर इन घरों को एक्सेस आएगा। इस तरीके से आप इन घरों तक पहुंच सकते हो, तो बहुत ही वेल प्लान्ड। उसके बाद हर घर से आपका सीवेज कलेक्ट होता था। आज भी इंडिया के कितने सारे एरियाज में सीवेज और टॉयलेट्स मिसिंग है, पर इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन में ये सारी चीजें बना के रखी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसी कारण ऐसी चीजें ना, क्योंकि दुनिया भर में किसी और के पास नहीं थी, इसीलिए इन्हें इतने एडवांस माना जाता है। कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही चीज के लिए मार खाए, जो एक्चुअली मतलब हमें जिसके सबूत मिले कि एक चीज कारण ये सिविलाइजेशन ज्यादा लंबा नहीं चल पाई। 500-700 साल तो चली है, पर उससे लंबा नहीं ये चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इन्हें ना आयरन की नॉलेज नहीं थी, लोहे की नॉलेज नहीं थी। इनके लिए जो सबसे मेन मेटल था वो था कॉपर। ये कॉपर यूज करते थे, आयरन की इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। अगर तुम्हारे पास आयरन नहीं है तो ना तुम अच्छे हथियार बना सकते हो, तो अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और ना ही पेड़ काट सकते हो जिसके कारण तुम अपने शहर और आगे एक्सपैंड कर सको। इनका नॉर्थ वेस्ट एरिया में एग्जिस्ट करने का मेन कारण ही ये था, ये सारा एरिया सेमी एरिड है। जैसे आज भी अगर पंजाब हरियाणा की बात की जाए, राजस्थान, यहाँ तक सारे स्टेट्स की अगर तुम बात करो, ये सारे स्टेट्स के अंदर अगर तुम देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी ना डेंस फॉरेस्ट नहीं है, घने जंगल नहीं है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का तो फॉरेस्ट एरिया 2.5% है, तो यहाँ तो जंगल है ही नहीं। तो ये अब की बात नहीं है, ये कभी भी यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था ही नहीं। यहाँ पे घास ग्रासेस ज्यादातर उगते हैं और थोड़े बहुत पेड़ उगते हैं जो डिस्टेंस पे उगते हैं, एक साथ नहीं उगते, तो खुला मैदान ज्यादा है। तो इस कारण ही इन्हें एडवांटेज मिली, क्योंकि अगर पेड़ काटने पड़ते, देखो इससे आगे ये जो गंगा यमुना के प्लेन्स है ना, जो यूपी और ये सारा एरिया पड़ गया, ये इसीलिए इस एरिया में कभी जा नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया था किसी जमाने में। बाद में जब आयरन डिस्कवर हुआ और खेती करने के लिए हमने यहाँ से सारे पेड़ काट दिए, और अब यहाँ पे जंगल इतने नहीं है, पर किसी जमाने में इस एरिया को ये इसीलिए जा नहीं पाए थे क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा डेंस थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो हमें शहर मिला था वो आपके मिला था जॉन मार्शल करके, आपके ब्रिटिश थे, उन्हें मिला था जब वो रेलवे लाइन बनवा रहे थे। मतलब रेलवे लाइन ब्रिटिश बनवा रहे थे, ये वहां से पास कर रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने वहां पर रुक के जो सर्वे किया उससे। ठीक है, तो सबसे पहला शहर जो मिला वो मिला था जिसे हमने नाम दिया हड़प्पा। ये पाकिस्तान के अंदर है। इसके बाद और भी शहर मिले, मोहिंजोदारो और ऐसे बहुत सारे शहर मिले। सबसे इंपॉर्टेंट दो शहर जो माने जाते हैं वो आपके हड़प्पा और मोहिंजोदारो, ये दो शहर ही माने जाते हैं। इसके अलावा हमें गुजरात में लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर मिला, जहां पे पोर्ट एग्जिस्ट करता था, तो वो समुंदर से भी ट्रेड करते होंगे जिसके हमें सबूत मिले। तो वो जब बहुत ही एक्टिव ट्रेड के लोग थे, क्योंकि इनके जो सिक्के थे, इनकी जो स्टैम्प्स थी, हमें इजिप्ट में भी मिली है, ईरान में भी मिली है, अफगानिस्तान में मिली है, तो ये बहुत सारे लोगों से ट्रेड करते होंगे, तभी इनका सामान वहां पे भी था। इसी कारण ये जो इनकी एक्टिविटीज थी, ये जो ज्यादातर हमें जो साइट्स मिली, ये ना ज्यादातर आपकी पाकिस्तान में रह गई। तो इंडिया के लिए इंडस वैली के ऊपर रिसर्च करना बहुत ही कम हो गया था।
पर रीसेंट ईयर्स में इंडिया के अंदर जो साइट्स हैं उनके अंदर हम एक तो फंडिंग बढ़ा रहे हैं उनकी, क्योंकि देखो दुनिया में जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है वो ये कहते हैं कि मतलब जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर लिखा कि इंडियंस जो हैं वो तो जाहिल गवार है, कुछ नहीं आता। तो वो कहते थे कि हम इंडिया के अंदर इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया को सिविलाइज करना चाहते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही बूस्टिंग पॉइंट है कि हम आज से 6000 पहले शहर बना के बैठे थे, तुम हमें क्या सिविलाइज करोगे, ठीक है। तो इस कारण इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो राखी गढ़ी यहाँ पे है ना, हमें 2 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। इन 2 ह्यूमन स्केलेटन्स को अब ना आपकी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, इनकी एंसेस्ट्री पता चले कि ये लोग कहाँ से आए हैं। उसके बाद ये फूड हैबिट्स भी पता चल जाती हैं आजकल टेस्टिंग और ये सारी चीजों से, क्योंकि अगर लेट्स सपोज हम प्रोटीन डाइट ज्यादा खाते हैं, हमारी बॉडी अलग टाइप की कॉम्पोजिशन बनाएगी और अल्टीमेटली वो हमारे स्केलेटन्स में भी दिखता है। अगर मैं कैल्शियम ज्यादा खाता हूँ, लेट्स सपोज मेरी डाइट दूध की बहुत ज्यादा है, तो कैल्शियम की डाइट अपने आप बॉडी में वैसे दिखती। तो हर चीज का पता चलता है कैसी चीजें खा रहे थे, तो उसके बारे में भी पता चलेगा। तो इनके अभी सैंपल, इनके डीएनए सैंपल्स अभी भेजे गए हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, कि इनकी ये सारी चीजें हिस्टोरिकली ट्रेस की जा सके कि ये सिविलाइजेशंस कैसे शुरू हुए। ये जो राखी गढ़ी की साइट है, देखो ये भी रिवर के ऊपर ही है, ये घग्गर हकरा रिवर प्लेन के ऊपर बेस्ड है। तो ये घग्गर रिवर इसकी मेन रिवर थी जो इसे फीड करती थी, ठीक है, जो इसकी ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर ही है इससे, तो बहुत ही पास इन्होंने इसके शहर बनाए थे। देखो लॉन्ग टर्म में रिवर्स अपना कोर्स भी चेंज कर जाती हैं, थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। तो शायद आज से 6000 साल पहले घग्गर और पास होती है, धीरे धीरे घग्गर दूर होगी, तो घग्गर इनकी सबसे मेन रिवर थी। ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में आ जाते हैं। जैसे हम जब मेन आपकी एंशिएंट इंडिया करते हैं, उसके अंदर हम अलग अलग साइट्स पढ़ेंगे, उनका एक पूरा टेबल है, उसके अंदर से कौन सा शहर किस रिवर के ऊपर बेस्ड है वो सब कुछ लिखा हुआ है। वो सारे के सारे हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि हड़प्पा किसके ऊपर है, मोहिंजोदारो किसके ऊपर है, ठीक है, फिर राखी गढ़ी भी आ जाएगा। इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि इन्हें मैच करो, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD, तो यहाँ पे 4 शहरों के नाम लिख देंगे और 4 नदियों के नाम लिख देंगे। फिर ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं ऊपर ऐसे ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4 2 1 4 3, तो मैं सही ऑप्शन मैच करना होता है कि A के साथ कौन सा मैच करता है, B के साथ कौन सा मैच करता है, C के साथ कौन सा मैच करता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं, 1 3 4 2, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, दूसरा होता है कि इनमें से कौन सा सही मैच्ड है, बस वो चूज कर। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते होते हैं, इसलिए हमें याद रखना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी, जैसे मैंने बताया, अर्बन प्लानिंग, बेक्ड ब्रिक्स, जो पक्की ईंटों के घर भी बना रहे थे उस टाइम पे, ड्रेनेज सिस्टम, जो सीवेज सिस्टम मैंने आपको बताया, वाटर सप्लाई भी इनके प्रॉपरली अवेलेबल थी। इन्हें मेटलर्जी की भी नॉलेज थी, कॉपर, ब्रोंज, लेड और टिन की, आयरन की नॉलेज इन्हें नहीं थी। हैंडीक्राफ्ट में भी ये बहुत माहिर थे, इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कारीगरियां की हुई हैं। जैसे हमें यहाँ पे मूर्तियां मिली हैं मदर अर्थ की, तो ये एक तो पता चलता है ये किसी ना किसी रिलीजन में बिलीव करते थे, दूसरा किस पत्थर से वो बनाई गई, किस टेक्निक से बनाई गई। जैसे ब्रोंज की मूर्ति एक ना हमें मोहिंजोदारो से मिली है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति, डांसिंग गर्ल मोहिंजोदारो। ये जो मोहिंजोदारो के अंदर डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, ये आपकी ब्रोंज से बनी हुई है। अब ये ब्रोंज से मूर्तियां कैसे बनाते थे, वो भी एक यूनिक टेक्निक थी। सबसे पहले ये क्या करते, हाँ, सबसे पहले इन्होंने मोम के साथ, जो आपका वैक्स है, वैक्स के साथ मूर्ति बनानी, सारी डिटेलिंग करनी। अब वैक्स के साथ जब मूर्ति बना ली, उसके ऊपर क्ले चढ़ा देनी, सारे वैक्स के ऊपर तुम क्ले की लेयरिंग कर दो, क्ले को जमा दो, क्ले जम गई,
क्ले की मूर्ति जब अब तैयार होगी, लेट्स सपोज ये डब्बा क्ले का बनाया मैंने, इसके बाद यहाँ पे नीचे एक होल कर दो और इसे गर्म करना शुरू कर दो, हीट देना शुरू कर दो। जो वैक्स है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो पिघल पिघल के इस होल से सारी बाहर आ जाएगी। अब तुमने बाहर क्ले का मोल्ड बनाया था, क्ले आसपास वो सारा मोल्ड दे देगी, अंदर से खाली हो गया, उसे अब अंदर कॉपर या ब्रोंज जिससे भी तुमने मूर्ति बनानी है वो अंदर भर दो। उसके बाद जब वो अंदर कॉपर जम जाएगा, ऊपर से मिट्टी तोड़ दो, अंदर से मूर्ति तैयार है। इस टेक्निक को कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करके लॉस्ट वैक्स से बनाई फिर निकाल दी, इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे इस तरीके से इन्होंने, तो मटके भी इन्होंने बनाए, फिर बहुत सारी स्टैम्प्स भी बनाई हैं अपनी, इस तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, मेटलर्जी में इन्हें गोल्ड और सिल्वर का भी पता था, पर इनमें से देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक तलवार या ढाल बनाने के काम आ सकती है। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो आराम से टूट सकती हैं अगर कभी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है। इसी कारण जब इनके ऊपर इन्वेजन हुई होगी, ये अपने आप को संभाल नहीं पाए और फाइनली खत्म हो गया। क्लियर है? सेकेंड करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? देखो, इंडिया के अंदर जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, पहले उसे एक बार मैं बता दूं। इंडिया के अंदर जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से एक पिरामिड है। जहां पे इंडिया का सबसे टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए कॉमन है। उसके बाद हर स्टेट के लिए अपना खुद का हाई कोर्ट होता है। उसके बाद हर स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद हर लेवल पे आपके जजेस का क्या नंबर होगा वो अपॉइंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे इसे डिसाइड करता है आपका पार्लियामेंट डिसाइड करती है और फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है। यहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है और हाई कोर्ट के अंदर भी आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट सारे इंडिया के लिए कॉमन है, तो इनका नंबर फिक्स है आपके 34 जजेस हैं इस टाइम आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैक्सिमम जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 हो सकते हैं। हाई कोर्ट बेसिकली डिपेंड करेगा कि हर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, केसेस कितने हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट हर स्टेट की अपना अपना नंबर है, यहाँ पे वेरिंग नंबर है, ये कॉमन है। वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने होंगे ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट के अंदर विधानसभा होती है, वो डिसाइड करती है कि कितना होगा। अब अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी ना किसी को तो हेड बनाना है। हर हाई कोर्ट के अंदर जैसे जो हेड होता है ना, उसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ऐसे ही सेम सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये सारे इंडिया के लिए कॉमन है, यहाँ का जो हेड होता है वो इंडिया का सबसे बड़ा जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो हेड हुआ उसे टाइटल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ लेट्स सपोज राजस्थान हाई कोर्ट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, वो हर एक का, यहाँ पे पूरे इंडिया का एक चीफ जस्टिस यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसे अपॉइंट कैसे किया जाता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के एक ही है ना, वहां पे इसलिए सारे इंडिया से जजेस आते हैं, जो भी नहीं यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। 34 टोटल होते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस अपॉइंट कैसे किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस भी पढ़ लेते हैं, पहले जजेस कर लेते हैं फिर सीजे कर लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की कोई मिनिमम एज नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज नहीं मेंशन की। ठीक है, कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस
सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? हाँ जी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कोई ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करना चाहे? सबसे पहले तो खैर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो बेसिक है। इसके अलावा अब जो 3 पॉइंट है ना, 3 में से कोई भी एक चीज उसकी होनी चाहिए। उसे 5 years एज जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या 10 साल एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है, या उसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तीनों चीजें समझाता हूं। पर्सन को कम से कम 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के लेवल पे, ठीक है, उससे जूनियर नहीं, हाई कोर्ट के लेवल पे कम से कम 5 साल उसे जज रहा होना चाहिए, या 10 साल वो हाई कोर्ट के लेवल पे एडवोकेट हो। देखो सुप्रीम कोर्ट के अपने खुद के कोई एडवोकेट नहीं होते, जो बार काउंसिल्स होते हैं ना वो हमेशा हाई कोर्ट्स के होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ आप एज अ रजिस्टर्ड होते हैं, आप बार काउंसिल जो होते हैं वो हमेशा हाई कोर्ट के होते हैं, आपको वहां रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस से ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जिसे बहुत ज्यादा लॉ की नॉलेज है, जिसने बहुत ज्यादा लॉ के बारे में पढ़ा है, लॉ की नॉलेज है, और प्रेसिडेंट को लगता है इस बंदे को बहुत नॉलेज है, वो उसका नाम भी रेकमेंड कर सकता है। तो होता क्या है, ये मैं अभी ये सिस्टम बना कैसे उसमें नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली अभी सिस्टम पे आऊंगा, क्योंकि फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ऐसे अलग अलग केसेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि बहुत ही वेग सी लाइन लिखी हुई थी कि जजेस अपॉइंट कैसे होंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, जजेस अपॉइंट होते हैं आज भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा अपॉइंट करता है इन्हें, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। पर को आपके क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बस ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ और जजेस से पूछ के जो उसे ठीक लगे। पर इसके कारण फिर तो सारी पावर ही गवर्नमेंट के पास आ गई कि गवर्नमेंट किसी को भी जज लगा सकती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इन सब के कंट्रोल में होता है। तो अगर ऐसा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और बाकी मंत्री अपनी पसंद से जजेस लगाने लग जाएंगे। तो डेमोक्रेसी तभी बच सकती है अगर आपकी जुडिशरी आजाद रहे, क्योंकि आज भी अगर सारे कोर्ट केसेस लगाओगे ना, 60% केस सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 60% केस तो उन्हीं के खिलाफ है, फिर तो वो सब में जीत गए। तो अगर तुम्हें डेमोक्रेसी बनानी है, ये सारा सिस्टम ठीक करना जरूरी है, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तो आपके अलग अलग बारी चैलेंज किया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस लाइन का मतलब क्या है। देखो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी लाइन के ऊपर डाउट होना कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बोला है कि उसे इंटरप्रेट करने की पावर सिर्फ एक के पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम से कम 5 जजेस का बेंच बिठाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सॉरी 7 जजेस का बेंच बिठाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 7 जजेस का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कम से कम 7 जजेस बैठेंगे, वो मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे इस लाइन का क्या मतलब निकले। वो सारी लाइन को इंटरप्रेट करके जो फाइनली सिस्टम निकला उसे कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जजेस जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो की जाएगी सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस बैठेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के। सीजीआई और सीजीआई के बाद जो 4 सबसे सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये टोटल 5 लोग बैठेंगे। 5 लोग इंडिया के अंदर जो भी प्रमोट होना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे या जज बनना चाहता है, उन सबकी एप्लीकेशंस उनके पास होंगी, वो एक एक करके उन्हें स्टडी करेंगे और किस किस का नाम अप्रूव करना है वो सब कुछ करेंगे। लेट्स सपोज आपकी 10 सीटें खाली बची हुई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, एग्जांपल के तौर पे 10 सीटें, तो कोलिजियम ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 10 नाम ही रेकमेंड करेगा,
कोलिजियम को कम से कम 15-17 नाम रेकमेंड करने होंगे इनके लिए। तो रेकमेंड कैसे होता है, देखो वो हर नाम हर पर्सन को कंसिडर करेंगे कि ये बंदे को अपॉइंट किया जाए या ना किया जाए। अब जब भी जिसे कंसिडर करेंगे अप्रूवल चाहिए CGI +3 का। बैठे ये सारे डिस्कस करने सीजीए, देखो आपके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली लिखा है कि इससे पूछ के अपॉइंट किया जाएगा। तो लेट्स सपोज ये 4 जजेस भी किसी नाम के लिए एग्री कर जाए, पर अगर चीफ जस्टिस ने मना कर दिया ना, उसका नाम रेकमेंड नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाँ बोलना जरूरी है, और इन 4 की मेजोरिटी क्या बनेगी, 3। 2 का तो टाई हो जाएगा, तो 3 में मेजोरिटी। जिसका भी नाम CGI +3 ने अप्रूव कर दिया, किसी भी 3 ने, उसका नाम भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, सेंटर में मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उनका काम होता है, ये एक्स्ट्रा जो नाम मांगे जाते हैं ना, इसलिए मांगे जाते हैं। उसके बाद हर जज का बैकग्राउंड देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है ये किसी फॉरेन स्टेट से मिला हुआ है, कोई ऐसी कोई एलिगेशन है, कुछ भी है कि कल जाके हमारे देश की कोई चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को भी ऑर्डर जारी कर देती है कि ये चीज करो। अगर कोई जज लेट्स सपोज पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है, कश्मीर का मुद्दा आता है, वो तो उधर ही फैसला देगा। तो इस कारण वेट किया जाता है कि सबसे अप्रोप्रिएट नाम कौन से, फिर उन नामों को फाइनली प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है, और इस तरीके से आपके जजेस अपॉइंट होते हैं। अब जजेस बन गए, अब आपकी रिटायरमेंट की सीजीआई, आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की रिटायरमेंट एज दी हुई है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स पे सारे जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिटायर हो जाना था। अब जब सारे जजेस बन गए, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा जो सबसे सीनियर जज होता है ना, उसे बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर सीनियरिटी कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कौन सीनियर है, ये चीज एज के बेसिस पे नहीं है। सीनियरिटी डिसाइड की जाती है एक्सपीरियंस के बेस पे। एक्सपीरियंस एज सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस। लेट्स सपोज 2 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन की अभी उम्र है लेट्स सपोज 62, इसे सुप्रीम कोर्ट में आए हुए 5 साल हो चुके हैं। बी पर्सन है जिसकी उम्र है 64, इसे सुप्रीम कोर्ट में आए हुए अभी 2 साल हुए। उम्र बी की ज्यादा है, उसकी 62 है, 64 है, उम्र कंसिडर नहीं करनी, इससे एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, ये पर्सन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इससे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसे है वैसे। अब देखो बहुत सारे जजेस एक ही दिन भी अपॉइंट होते हैं, यहां पे डिसाइड किया जाता, अब एक दिन अपॉइंट हुए हैं तो फिर उनका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होगा। फिर सीनियरिटी देखी जाती है कि ओथ किसने, शपथ लेनी होती है ऑफिस लेने से पहले, ओथ जिसने पहले ली है वो चीफ जस्टिस बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत की बात आ जाती है, तो इस तरीके से आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली सीनियरिटी के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, सीजीआई पिछला जाने वाला सीजीआई जाने से पहले सीनियरिटी बेसिस पे आगे वाले का नाम रेकमेंड कर देता है। तो अभी अगले आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, अभी ना कुछ दिनों में चेंज होने वाले हैं। आपके जो अभी हैं रमना, वो अभी रिटायर होने वाले हैं कुछ टाइम में, तो अभी नए आने वाले हैं। तो और भी कुछ आपके जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, और भी मतलब एज जज और लोग भी भर्ती हो रहे हैं। तो आज हमने वैसे चीफ जस्टिस की वैसे बात की है, पर जैसे बाकी सिस्टम की बात की, तो आपके सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे जैसे धूलिया और पर्दीवाला, ये 2 जजेस आपके अपॉइंट हो रहे हैं। तो बेसिकली आपके पर्दीवाला जो है वो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस कारण उन्हें, पारसी कम्युनिटी इंडिया के अंदर ना बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, पर बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। ये जितने भी टाटाज हैं, बिरलाज हैं, पर्दीवाला, फिर आप और ऐसे सरनेम देखते हो बाटली वाला, ठीक है, ये सारे के सारे पारसी कम्युनिटी के। तो ये सारे के सारे इनकी टोटल पॉपुलेशन पॉइंट्स में है
पर पारसी कम्युनिटी इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी है। इनके पास वेल्थ और वो सब कुछ, एजुकेशन में भी क्योंकि आगे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं और से वेल्थ आई है, एजुकेशन में भी आगे हैं, बिजनेसेस में भी आगे हैं। इस कारण ही कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। जैसे अगर आप पारसी कम्युनिटी में बॉर्न होते हो, एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आप किसी भी शहर में पढ़ने जाओगे वहां पे पारसी हॉस्टल्स होंगे, आपको पीजी और कुछ लेने की जरूरत नहीं, पारसी हॉस्टल्स ही मिलेंगे। उसके बाद पारसियों के स्कूल अलग है, पारसियों के ग्रेवयार्ड्स अलग है, हर चीज पारसियों ने अपने लिए अलग बना के रखी है। और वो जो स्कूल से लेके हॉस्टल, हर चीज स्पॉन्सर्ड है, किसी चीज के पैसे नहीं भरने बच्चों को। तो एजुकेशन, रहना, ये सब कुछ फ्री पड़ गया, तो पारसी कम्युनिटी इसलिए ग्रो करती है। पर लॉन्ग टर्म में क्योंकि पारसी कम्युनिटी में एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग ये बढ़ने के कारण आपकी ना पॉपुलेशन श्रिंक होगी इनकी, तो सरकार इनके लिए एक स्कीम भी चला रही है जिसे कहते हैं जियो पारसी। जियो पारसी स्कीम जो है बेसिकली उसमें हम पारसी कम्युनिटी को इनकरेज कर रहे हैं अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कि और ज्यादा रिप्रोड्यूस करें, ताकि ऐसा ना हो कि इंडिया की वाइब्रेंस नहीं खत्म होनी चाहिए। ठीक है, तो हम दो चीजें देखो एक साथ कर रहे हैं। ओवरऑल हम इंडिया कह रहे हैं आबादी कंट्रोल करो, पर जिनकी आबादी बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे है उन्हें कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ, ताकि हमारी डाइवर्सिटी इंडिया की बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे आज के आपके करंट अफेयर्स थे। कोई भी डाउट किसी भी करंट